बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के पास नौबतपुर में आज लगने वाले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार रद्द कर दिया गया है। पर्ची निकालने की चाह में भारी भीड़ नौबतपुर पहुंच रही थी। तेज गर्मी के चलते कई लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद आयोजन समिति और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को यह फैसला लेना पड़ा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि नौबतपुर में भगदड़ की नौबत आ गई। कार्यक्रम के आयोजक भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे थे, रस्सियां टूट गई, सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। भगदड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। आपको बता दें, पंडाल के अंदर बाबा कथा कह रहे थे और पंडाल के बाहर जबरदस्त हंगामा होता रहा। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। साथ ही पुलिस लाठी चार्ज कर रही है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। आयोजकों का दावा है कि रविवार को करीब 15 लाख लोग नौबतपुर पहुंच गए, जिसके चलते इंतजाम कम पड़ गए। आयोजकों और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि आज दरबार नहीं लगेगा, लोग घर में रहकर टीवी पर ही कथा सुने। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना के पास नौबतपुर में आज लगने वाला बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार रद्द कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया गया था वो इसलिए किया गया था कि आज भक्तों की जो वहाँ संख्या थी लगभग 15 लाख पार कर गई, तो कल जो है हम लोग कुछ नई व्यवस्था के साथ वहाँ पे अपना प्रवचन का जो होगा गुरुजी का होगा। दिव्य दरबार में जो है उसमें अत्यधिक भीड़ है, कैंसिल जो है उसी वास्ते अभी किया गया है। और शाम में भी लोगों से आग्रह किया गया है कि कम संख्या में कथा पंडाल में पहुँचे। ऐसा कोई नहीं है कि कथा कैंसिल हो। प्रशासन का अपना लिमिटेशन है, वो अपने लिमिट के हिसाब से सहयोग करता है। अनहोनी ना हो, हमारे मन में ये शंका है, तो हमें लगता है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। फिर कभी जब बिहार आएंगे कथा चलती रहेगी, 5 दिन की कथा सुनाई जाएगी। और अब खबरों में आगे बढ़ते, देखिए कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर आज फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है। इस बीच बड़ी खबर, ये सीएम पद के दावेदार डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आज दिल्ली आएंगे। दिल्ली में दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, देर रात तक कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने सभी विधायकों से बात कर रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे आज हाईकमान को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि खास बात यह है कि आज डीके शिव कुमार का जन्मदिन है। बड़ा सवाल यही है कि क्या शिव कुमार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बर्थडे गिफ्ट मिलेगा। तो ये बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है कि कर्नाटक में आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इस पर आज फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है। Entire process of the meeting individual legislators of the Congress legislature party has been completed. The observers have met every single legislator separately, have recorded their views. They will be now giving those views to the Congress leadership, and thereafter we will announce the next leader of the Congress legislature. और देखिए, लगातार ये सस्पेंस बना हुआ है कि कौन बनेगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। लगातार उससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। इमरान खान पर आज फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जो इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने चले थे, आज वो नए पाकिस्तान बनाने की राह पर है। इमरान के समर्थक खुलकर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद इमरान के तेवर फौज के लिए इतने कड़े हैं कि अब उन्हें शेख मुजीबुर रहमान की याद आने लगी है। तो क्या इमरान बनाम आसिम मुनीर की जंग का अंजाम पाकिस्तान का एक और विभाजन है? आखिर क्यों इमरान की तुलना मुजीब से की जा रही है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। 26 मार्च 1971, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए
कयामत की रात थी। इस्लामाबाद से पाक फौज को क्लियर कट ऑर्डर मिला था कि मुल्क में जो भी बंगाली जुबान वाला दिखे उसे या तो गोली से भून दो या उस पर टैंक चढ़ा दो। पाकिस्तानी फौज ने अपने जल्लाद जनरल के हुक्म की तामील की। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, जो भी सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये अपने ही लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज का सबसे क्रूर और बर्बर एक्शन था। इतिहास में ये अध्याय ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से दर्ज है। ऑपरेशन सर्चलाइट का ऑर्डर जनरल याह्या खान ने दिया था। याह्या खान उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी था और पाकिस्तानी सेना का चीफ भी। ऑपरेशन सर्चलाइट के मुताबिक याह्या खान ने ऑर्डर यह दिया था कि या तो बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को मार दिया जाए या फिर उनकी नस्ल बदल दी जाए। उसके इस ऑर्डर पर महज 2 महीने में याह्या खान के फौज ने 30 लाख बंगालियों को जान से मार डाला। तब पाकिस्तानी फौज के टारगेट पर थे शेख मुजीबुर रहमान और उनके समर्थक। आज पाक फौज के रडार पर है इमरान खान और उनके समर्थक। इमरान समर्थक फौजियों के खिलाफ आसिम मुनीर ने कड़ा एक्शन लिया है। पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन क्रैकडाउन भी ऑन है। इमरान इस वक्त चुनाव की मांग को लेकर अड़े हैं। 52 साल पहले जब पाकिस्तान टूटा था तब उसकी वजह भी एक चुनाव ही था। ये बात है 7 दिसंबर 1970 की। आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हो रहे थे। 313 सीटों वाले नेशनल असेंबली की 300 सीटों पर वोटिंग हुई। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो का जलवा था तो ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान का डंका था। चुनाव के नतीजे आए तो भुट्टो और जनरल के होश उड़ गए। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को 167 सीटें मिली, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 86 पर सिमट गई। बहुमत के लिए जरूरी 151 सीटों के आंकड़े को शेख मुजीब ने ब्रेक कर दिया था। लेकिन याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं चाहते थे कि सत्ता शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में जाए। उन्होंने जीतने के बाद भी शेख मुजीबुर रहमान को सरकार नहीं बनाने दी। फिर 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स में 10 लाख की भीड़ के सामने शेख मुजीबुर रहमान ने ऐतिहासिक भाषण दिया और पाकिस्तानी फौज से आजादी का नारा दे दिया। 52 साल बाद आज पाकिस्तान फिर उसी मोड़ पर खड़ा है। इमरान लगातार वीडियो संदेश जारी करके फौज और अपने समर्थकों को 1971 की याद दिला रहे हैं। इमरान पीटीआई वर्कर से ये इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान की मुक्ति वाहिनी ने गदर काटी थी उसी गदर के लिए तैयार रहो। 52 साल पहले जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो और याह्या खान नहीं चाहते थे कि शेख मुजीब को सत्ता सौंपी जाए, उसी तरह आज शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर नहीं चाहते कि इमरान को सत्ता दी जाए। इसके बाद जो हुआ उसे याद करके पाकिस्तानी सेना की रूह कांप जाती है। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। बांग्लादेश के निर्माण की लड़ाई को भारत ने सपोर्ट किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने एक साथ भारतीय वायुसेना के कई स्टेशंस को टारगेट किया। इसके बाद भारत जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया। महज 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। सोलह दिसंबर 1971 की शाम 4:35 पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी ने 93,000 सैनिकों के साथ इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर कर दिया। मुजीब की जिद, इंदिरा गांधी के नेतृत्व और सेना के शौर्य ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इक्यावन साल बाद आज पाकिस्तान फिर टूट और विखंडन के मुहाने पर खड़ा है। तब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मुजीब खड़े थे, आज इमरान खान हैं। Who can do anything when 70 million people are united behind us? Even with the army. What damn army can do? We don't care for them. कोई दुश्मन 1 साल में पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जो जनरल बाजवा पहुंचा के गया। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था।
1971 में पाकिस्तानी सेना की ब्रूटैलिटी और अकड़ की वजह से विभाजन हुआ। विलेन याहिया खान को बनाया गया था। आज पाकिस्तान एक और टूट की तरफ बढ़ रहा है। लगता है आसिम मुनीर ने याहिया खान वाला मॉडल अपना लिया है। इमरान खान ने भी ताल ठोक दी है कि अब पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मंजिल एक और बांग्लादेश की ही क्यों ना हो। सोवियत यूनियन क्यों टूटी? क्योंकि वहां तनकीद खत्म थी। वहां भी इसी तरह के जिस तरह आप आज कर हरकतें कर रहे हैं कि जो मुंह खोलता है उसके ऊपर पड़ जाते हैं, वहां भी यही हो रहा है, हो रहा था। ये डंडे मार के और ये हमें सारे पकड़ दकड़ से कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि इसी तरह का क्रैकडाउन ईस्ट पाकिस्तान में था, कुछ नहीं हुआ। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को डंडे मार के और जेलों में डाल के नहीं खत्म कर सकता। इमरान तो फिर भी हद में है। इमरान के समर्थक फौज के खिलाफ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में नैरेटिव सेट हो चुका है कि मौजूदा जंग सेना बनाम पीटीआई की है, और जिसे शक हो वो ये यलगार सुन ले। अल्लाह ना करे इमरान खान को कुछ होता है तो देखें, हाफिज साहब के लिए हमारा पैगाम है, मुल्क तो टूटेगा, वो तो टूटेगा जैसे बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, लेकिन शायद हमारी जान भी चली जाए, लेकिन ना हाफिज साहब बचेंगे ना उनकी औलादों को छोड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत के मिलने के बाद ही इमरान ने आसिम मुनीर और फैसल नसीर को इस रक्तपात का मुजरिम बताया, लेकिन पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पीटीआई के खूनी इंतकाम पर इमरान ने कुछ नहीं कहा। मतलब साफ है, इमरान खान सेना के खिलाफ पीटीआई के एक्शन से खुश हैं। इमरान को पीटीआई में मुक्ति वाहिनी की झलक दिख चुकी है। यही वजह है कि इमरान अब हर मंच से आसिम मुनीर और डर्टी हैरी को 1971 की याद दिला रहे हैं। इमरान ने ठान लिया है कि अब वो नए पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान बनेंगे। मार्च 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। आज हमें समझना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इतना बड़ा जुल्म हुआ। उनकी जो पार्टी इलेक्शन जीती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए। 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। पाकिस्तान की कट्टर ब्रिगेड को एक ही अफसोस है कि वो चाहकर भी मुल्क के हालात के लिए भारत को दोष नहीं दे सकते। इमरान खान, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी, पाकिस्तान में मचे गदर के ये जितने भी किरदार हैं, सब शुद्ध पाकिस्तानी हैं, जिनकी वर्चस्व की जंग ने पाकिस्तान को दोज़ख बना दिया। पाकिस्तान के पतन की ये वो नियति है जिसकी भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी ने 2019 में ही कर दी थी। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल। पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो फेल है। सियासत वाला सेंटर किसी भी वक्त क्रैश हो सकता है, और इमरान खान को यकीन है कि अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद जनरल मुनीर की बटालियन ब्रिगेड अपनी नई इनिंग शुरू कर सकती है। और यही वजह है कि इमरान अब खुलकर जनरल मुनीर के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसने तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देखा। एक ऐसा देश जहां कट्टरवाद की किताब के हर सफ़े पर नफरत के अल्फाज लिखे जाते रहे। जिन्ना का वो मुल्क जहां सन 47 के बाद से ही फौजी हुकूमत ने संविधान को हर बार बूटों तले रौंदा। वो मुल्क एक बार फिर मार्शल लॉ की दहलीज पर खड़ा है।
इमरान खान वाले एपिसोड के बाद जनता को पाकिस्तान में आर्मी रूल का डर सताने लगा है और इसका लेटेस्ट ट्रेलर पाकिस्तान से ही रिलीज हुआ है। अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, इसके जिम्मेदार वो खुद ही होंगे जो मार्शल लॉ लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हिस्ट्री देखी जाए 75 ईयर्स की, तो मार्शल लॉ के अलावा उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी मार्शल लॉ का ना कोई तुक नहीं बनता, ना कोई जवाब बनता है कि ये लगाएं। अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो उसके नुकसानात क्या होंगे? 260 पे डॉलर था, 300 पे चले गया था, 299 से नीचे आया है। तो इससे आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे अगर मार्शल लॉ लग जाता है ना, तो जितने इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी भी कंट्री में नहीं आते। तो वो जो एक आपका $1 का होता है ना, वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अवाम खौफ ज़दा है क्योंकि उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क बचेगा या नहीं, या फिर ये भी किसी अफ्रीकी देश की तरह सिविल वॉर की चपेट में आ जाएगा, अगला सूडान बन जाएगा? ये कोई नहीं जानता। ऊपर से खान साहब लगातार फौज को आंख दिखा रहे हैं। नियाज़ी ने इस बार DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी को ललकारा। चौधरी ने हाल ही में इमरान को पाखंडी कहा था। जवाब में नियाज़ी ने कहा, मैं तब से देश का मान बढ़ा रहा हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। और मैं जरा ISPR साहब, जरा थोड़ा सा आपने कोई पीछे मैं जब जेल में था तो बातें की, मैं उनके कोई जवाब देना चाहता हूं आपको। देखें, आपने ऐसी बातें की कि सबसे पहले कहा जी मैं दोगला हूं, कि मैं एक तरफ कहता हूं फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूं या जो भी बुरा भला कहता हूं। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मैंने पहुंचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया। और तीसरा आपने कहा कि हम अब क्रश करेंगे इनको। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क। असल में इमरान खान ने खुद पर हुए हमले को लेकर खुलकर ISI और पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज किया था। एक अफसर फैसल नसीर का नाम लिया था। इसी के बाद फौज और इमरान खान का टकराव बढ़ा। खान साहब ने अपने एड्रेस में कम से कम 20 मिनट तक फौज पर जुबानी हमले किए। कह दिया कि आर्मी चीफ ने ही पीठ में छुरा घोंपा था, PM वाली कुर्सी छीन ली। मेरे 3.5 साल में देखें कि पाकिस्तान फौज का इमेज ऊपर था या नीचे था। फौज को लोग पसंद करते थे। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से? क्या लोग हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से इन लोगों को नहीं जानते थे? इमरान खान वाला एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इमरान के इस एड्रेस के बाद फौज को आड़े हाथों लेने के बाद उन पर एक और मुकदमा हो गया। इमरान खान पर आर्मी एक्ट के तहत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज हुआ है। इसमें भी इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है। मगर पाकिस्तान के लोग आर्मी बनाम इमरान वाली फाइट में इमरान को सपोर्ट करते दिख रहे हैं, लेकिन फौजी रूल का डर भी सता रहा है। अगर तो मार्शल लगता है, जाहिर सी बात है उसके नुकसानात हैं। नुकसानात फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपका इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा होंगे, आपके इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि डिक्टेटरशिप आपकी उसमें आ जाती है। तो जाहिर सी बात है लोगों के नज़रियात नहीं मैटर करते, क्योंकि एक चीज़ के पास, एक अदारे के पास सारा होल्ड आपका आ जाता है। तो पहले सड़कों पे नहीं थी ना, फिर आर्मी हर जगह पर आ जाएगी ना, और फिर आपको हर जगह फिर आर्मी ही नज़र आएगी, तो वो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार जाहिर सी बात है जो इस टाइम मुल्क चला रहे हैं वही होंगे। जाहिर सी बात है अगर आप चाहते हो कि इस टाइम मुल्क सही हो और आवाम घर पे बैठे, आवाम सही हो, तो आपको खान को लाना चाहिए ऊपर, क्योंकि वो बंदा डिजर्व करता है। उससे चीज़ ली गई है, उससे उसकी सीट छीनी गई है, आप लोगों को उसको लाना पड़ेगा वापस। पाकिस्तान में जब भी इस तरह की अदावत होती है तो पहला काम फौज का ये होता है कि वो इंस्टीट्यूशंस पर पाबंदी लगाना शुरू कर देती है। अब भी यही हो रहा है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बैन लग चुका है।
फौज के खिलाफ जुबान खोलने वाले जेल में डाले जा रहे हैं, मगर इमरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पाकिस्तान फौज की पाप वाली कुंडली को डिकोड करने में लगे हैं। ये कह दिया कि पाकिस्तानी फौज सबसे करप्ट है। इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब मुझे ISI ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, कि जी अब चाइना से वापस आए तो या जरदारी ने ये डील की है तो फलानी प्रॉपर्टीज, हमें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज दिखाई हैं वो इससे अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉपर्टीज है। और एकदम कह रहे हैं कि अब जनाब फैसला एक आर्मी चीफ ने किया है तो भेड़े सराब उधर चले जाएं और उसको कह के जी बड़ा अब बहुत अच्छा किया और अब इमरान खान बोला ये अच्छा है। लोगों ने नहीं तस्लीम किया, मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को, जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। पाकिस्तान आर्मी में चाहे कमर बाजवा हो या आसिम मुनीर, सब एक ही फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, एक ही रूल फॉलो करते हैं। सिविलियन लीडरशिप को किसी भी कीमत पर उठने नहीं देना। जो सर उठाता है, आवाज ऊंची करता है, उसे डोज मिल जाती है। तानाशाही का तमगा सीने पर लगाकर घूमने वाले जर्नल्स की कहानी से अवाम अच्छी तरह वाकिफ है। 47 तो ये कंटिन्यूसली जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट वो बाकायदा तौर पे रही है। एमएलएन खुद भी जो है ना वो इसी तरह की है जो कि पहले भी इन लोगों के थ्रू जो है ना वो आई है। पीपल्स पार्टी का भी तकरीबन यही वाला हिसाब रहा है। अगर हम देखें मुजीबुर रहमान की दफ़ा इन लोगों ने जो बांग्लादेश के टाइम पे जो है ना वो काम किया था, तो वो ऑलरेडी पहले भी ये चीज़ें जो है ना वो इस तरह से वो चलती रही हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर मार्शल लॉ ही जो है ना वो लगाना है, आपने टर्म्स जो है वो पूरी नहीं करने देनी, हर एक को जो है ना उतारने पे अगर आप लोगों ने ही साथ देना है तो फ़ायदा तो कोई भी नहीं है। इस तरह से तो कंट्री रन नहीं होगी। हम ऑलरेडी जो है इस टाइम पे डिफ़ॉल्ट के जो है वो दहाने पे हैं। कंगाली के कोड़े पाकिस्तान पर सालों से पड़ रहे हैं, लेकिन हुक्मरान और फौज ने आंखें मूंद रखी हैं। हालात ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी वाले सीन के बाद कोर्ट और मियां शहबाज के खिलाफ भी टकराव के नए चैप्टर ओपन हो चुके हैं। इमरान बेल पर हैं, लेकिन किसी भी वक्त मुनीर एंड कंपनी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। यही वजह है कि इमरान की आवाज में जोश है, ठसक है और फौज को ललकारने की हिम्मत भी। मुझे गोलियां लगी हैं, मुझे पता है किसने कौन जिम्मेदार है। मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मुझे यह हक नहीं मिला कि मैं अपनी FIR कटवा सकूं। ISPR फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है। भैया अब हैं कौन कहने वाले, ये किसने आपको राइट दिया है? मुल्क का आइन ये कहता है कि जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है FIR कटवाना, तफ्तीश हो, फिर वो बेबुनियाद साबित, बेकसूर साबित हो जाए, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं कि जी वो तो हमारा, मैंने तो गलत इल्जाम, और ये कहना कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए। कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान में जब जब फौज को चुनौती दी गई, कत्ल गारत मची है। पाकिस्तान का सियाह इतिहास तख्ता पलट की कहानियों से पटा पड़ा है। लेकिन ये भी सही है कि ईस्ट पाकिस्तान में फौज के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान ने आवाज उठाई तो पाकिस्तान टूटा, और अब इमरान भी उसी टेम्पलेट को फॉलो करते दिख रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान फिर टूटने वाला है? तो देखिए, पाकिस्तान के PM शहबाज की कुर्सी पर भी लगातार लटक रही है तलवार। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रोविंस और खैबर पख्तूनख्वा में 14 मई तक इलेक्शन के आदेश दिए थे, मगर इलेक्शन नहीं हुए। और ये तब हो रहा है जब शहबाज और मरियम नवाज इमरान को रिलीफ देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा चुके हैं। अब ऐसे में सूरत हाल में अगर शहबाज को अदालत ने अवमानना का दोषी ठहरा दिया तो फिर पाकिस्तान में नया क्राइसिस दिखाई दे सकता है। शहबाज सरकार का कोर्ट मार्शल हो सकता है।
इमरान खान के इल्जाम, लॉ एंड ऑर्डर का कत्लेआम, चारों तरफ त्राहिमाम और मरती अवाम। जिस मुल्क के हुक्मरानों की रगों में सत्ता का नशा दौड़ता है, जहां वर्दी पहनने वाले जनरल पिंडी में बैठकर कराची से लाहौर तक जलते और सुलगते पाकिस्तान का तमाशा देखते हों, उस मुल्क की सूरत हाल को बयान करने के लिए ये शब्द मुफीद मालूम पड़ते हैं। ऊपर से अब आर्मी में ही बगावत की ही बातें उठने लगी हैं और पाकिस्तान में ये इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे रिलेटेड तो मेरा यही है कि इस टाइम आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है कि वो मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर सके। बिल्कुल आर्मी इस टाइम नहीं लगाना चाहेगी और आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग पेज पे भी नहीं है। और आर्मी के इनसाइड भी कुछ इस तरह के व्यूज़ इस टाइम चल रहे हैं कि आप किसी भी स्टेज पे आवाम के ख़िलाफ़ जाके कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉज लगते रहे हैं उस वक्त आर्मी बड़े स्ट्रॉन्ग पेज पे होती थी ऑलवेज़। अब इस टाइम इतने स्ट्रॉन्ग पेज पे नहीं, लेकिन इनसाइड इन्फो आनी भी नहीं चाहिए और इनसाइड इन्फो हमें ऑब्वियसली बिल्कुल लीक भी नहीं होनी चाहिए। असल में 9 मई को जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, जिस तरह की तस्वीरें आई थी, उसी के बाद से इंटरनेशनल फोरम पर भी ये एक्शन डिस्कशन का टॉपिक बन गया था। इसी दौरान अमेरिका के एक टॉप डिप्लोमेट रहे जालमे खलीलजाद ने इमरान की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान आर्मी पर सवाल उठा दिए। कह दिया कि आर्मी चीफ अगर बदले नहीं गए तो आर्मी में बगावत हो जाएगी। जालमे खलीलजाद अफगानिस्तान और इराक में यूएस एम्बेसडर रह चुके हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने तालिबान और अमेरिका के बीच दोहा वाली डील करवाई थी। और जालमे खलीलजाद का पाकिस्तानी फौज वाला बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस इमरान को पाक फौज और आईएसआई ने फ्लावर समझा था वो फायर निकले। यकीन न हो तो पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम के ये बयान सुन लीजिए। मैं निकल रहा हूँ, जान को खतरा है। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूँ, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। मुझे भी इसने मारने की कोशिश की और इसके पीछे था जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ। और मैं फिर कहता हूँ, सोशल मीडिया देखें, सबको पता है कौन कौन इसके साथ है। मैं अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरा आज सवाल ये है कि क्या आप लोग तैयार हैं? तो अगर ये फट गई कौम तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप। ये जो सारे बादशाह बनी हुई है, ये जो पैसे बन रहे हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूँ। और मैं ये भी आखिर में कह दूँ कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए। ये इतने बदनीयत और घटिया लोग हैं। मुझे एक खबर मिल गई कि इन्होंने मुझे पकड़ना है, फिर आप हमें वारंट दिखाए। और लेकिन वो रेंजर्स का क्या काम था? ये तो पुलिस को आना चाहिए था। फौज का ये काम था करने के लिए। और उसके बाद दरवाजे तोड़ के लोगों को मारा, जख्मी किया इन्होंने, मेरे सर पे मारा इन्होंने। और उसके बाद इस तरह लेके गए कि सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया है तभी से पाकिस्तान की आर्मी वहां अपने टर्म्स डिक्टेट करती आई है। पाकिस्तान की आर्मी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो वक्त के साथ और ताकतवर होती चली गई। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस फौज को ललकारे जो पूरे पाकिस्तान की सभी संस्थाओं को अपनी जेब में लेकर चलती थी। वो फौज जिसके रहमो करम पर सत्ता का स्वाद चखने का मौका मिलता था। फौज और आईएसआई के जनरल जिस नाम पर मुहर लगाते वो हुक्मरान पाकिस्तान की कमान संभालता। और इस वक्त भी आर्मी के ही रहमो करम पर शहबाज की सत्ता बरकरार है। लेकिन सवाल है कि अब इमरान खान अपनी ही फौज के खिलाफ बागी क्यों हो गए हैं? इसके जवाब खुद खान साहब ने बाकायदा वीडियो बनाकर दिए हैं। मेरे घर पे हमला कर दिया,
24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला किया इन्होंने। कोई इसकी तारीख नहीं है पाकिस्तान में। हमने कोई उसके बाद ऑर्डर नहीं किया कि जलाओ, घराओ, अटैक करो लोगों को। 18 तारीख को मार्च को जब मैं इस्लामाबाद जाता हूं मजिस्ट्रेट के अदालत में, मैं जब वहां टोल प्लाजा इस्लामाबाद पहुंचता हूं मेरे घर पे अटैक कर देते हैं आर्मर्ड कार से, बदतर बंद गाड़ी से मेरा दरवाजा तोड़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बगैर, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला होता है कि सिर्फ 2 आदमी आ सकते हैं सर्च वारंट के साथ, फैसला था उनका। 45 लोग यहाँ दरवाजा तोड़ के पुलिस वाले करके सबको घर लूटना, जो चीज मिली चोरी की, तबाह की, लोगों को मारा धाड़ा, हड्डियां तोड़ दी बेचारे लोगों को, उठा के ले गए लोगों को। अकेली बुशरा बेगम यहाँ थी। हमने फिर भी ऑर्डर नहीं किया। गुस्सा मुझे बहुत था। मैं ये आपको कहूँ कि मुझे कभी भी गुस्सा आया है कि खातून पर्दादार अकेली घर में बैठी है और चारों तरफ आवाज़ें आ रही हैं, ऊपर नीचे पुलिस कि वो मार रहे हैं, वो चीखें उनकी आवाज़ें आ रही हैं, खिड़की के बाहर लोगों को मार रहे हैं डंडों से। अकेली खातून, कोई शर्म कोई गैरत नहीं थी इनमें। सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा था। मुझे 18 तारीख को वहाँ कत्ल करने की कोशिश करते हैं उसी दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर। क्या इमरान के साथ भी ऐसा ही सुलूक होगा जैसे पहले के हुक्मरानों के साथ होता आया है? क्या आर्मी अपने रास्ते के कांटे को हटा देगी? चुनाव की बजाय मार्शल लॉ वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी? यकीन मानिए जनरल मुनीर की टेबल पर ये सारे ऑप्शंस लगातार डिस्कस हो रहे हैं, मगर इन सारी बातों के बीच नुकसान सिर्फ गरीब आवाम का हो रहा है। वो लोग पिस रहे हैं जो सरहद पार सिर्फ 2 वक्त की रोटी सुकून से खाना चाहते हैं। कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि शायद फिर से मार्शल लॉ का कोई माहौल बनेगा, फिर से आर्मी जो है वो टेक ओवर करेगी, या इस तरीके से आर्मी दोबारा से कंट्रोल करेगी पाकिस्तान को। क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है पाकिस्तान? हम तो ये कहते हैं जो मर्जी आ जाए, लेकिन आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। गरीब आवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए। जो भी आता है अपनी जेब में भरता है और चला जाता है, और एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। भाई ये देखें, हम लोग केड़े माड़े लोग हैं ना, मिडिल क्लास लोग, वो परेशान है। ये एक मजदूर की आदमी 700 दिहाड़ी है, वो दूध ले जाएगा, सब्जी ले जाएगा, कुछ भी नहीं ले जाएगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो भूखा ही रह जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जब मुल्क सियासी अदावत में पिसेगा, कौन कितना ताकतवर है, किसे जेल में डालना है, किसे बचाना है, अगर यही चलता रहेगा तो जनता का ख्याल कौन रखेगा? बहरहाल मियां शरीफ और उनके साथियों की बदौलत पाकिस्तान को आग में झोंकने का एक और प्लान तैयार होता दिख रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर मौलाना की ब्रिगेड एक बार फिर निकल पड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया जा सकता है। अगर 1 मिनट के लिए भी शहबाज शरीफ दोषी साबित हुए तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो पीएम पद पर बने रहने के लिए अयोग्य साबित होंगे। पाकिस्तानी पीएम शहबाज के साथ ही गृह मंत्री राना सनाउल्लाह और वित्त मंत्री इशाक डार पर भी अवमानना का आरोप है, यानी ये दोनों भी दोषी ठहराए जा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बवाल पड़ना तय। इसी आशंका के चलते पाकिस्तान की गठबंधन सरकार पीडीएम के सभी बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान किया हुआ है, और डीजल के नाम से मशहूर मौलाना फजलुर रहमान की टोली तो सड़कों पर उतर भी चुकी है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने या उनकी 3 रुकनी बेंच ने और फिर उनके ज़ेर असर हाई कोर्ट के जजों ने जिस तरह मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जिस तरह उसके जुर्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, इस एतबार से हम समझते हैं कि हमें मुल्क के इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी बिगाड़ को हमने सीधा करना है। ये पाकिस्तान के अवाम के गरीब लोगों के टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं, और आज वो आइन को भी पामाल कर रहे हैं, कानून को भी पामाल कर रहे हैं, अदालती रिवायात को भी पामाल कर रहे हैं। इधर इमरान खान भी नए सिरे से अपने सपोर्टर्स को सड़क पर उतरने की कोशिश करा रहे हैं, और इस बार वो बुशरा बीवी के नाम पर, बेगम के साथ हुई ज्यादती के नाम पर अवाम को उकसाने की तैयारी में हैं। अब बुशरा बेगम, बल्कि मुझे सीरत नबी को जो समझाऊं मैं तो बुशरा बेगम की वजह से समझता हूं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर
उनकी नॉलेज है, तो उनको मैंने ट्रस्टी रख दिया। उसके ऊपर भी वारंट निकाल दिया अरेस्ट का। मेरे घर पे हमला कर दिया, फिर से आके यहां टेयर गैसिंग शुरू कर दी, उनको कहा कि पकड़ के जेल में डालना है। मैंने ऐसी कभी बेगैरती इस मुल्क में नहीं देखी। ये बेज़मीर आदमी, इसको शर्म नहीं आई कि वारंट निकाल रहे एक ट्रस्ट के ऊपर, एक ट्रस्टी होने पे। एक तो ये जाहिल होगा क्योंकि इससे कोई बेहतर केस ही ढूंढ लेता, क्योंकि और केस कोई मिल नहीं रहा था। दूसरा, शर्म नहीं आई कि एक घर की पर्दादार खातून के ऊपर आपने एक वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, और यहां पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए। शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं हैं? या आप इतने बेशर्म हैं कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? आप इतने बेगैरत हैं। आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है, क्योंकि किसी कोई गैरतमंद आदमी, ऑनरेबल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो आपने की है। बेजमीर भी हैं, बेगैरत भी हैं, छोटी सी तनख्वाह के ऊपर अपना जमीर बेच रहे हैं आपकी। ये इतनी सी औकात और कीमत है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की चिंता न तो इमरान खान को है, न शहबाज शरीफ को, और न ही पाकिस्तान की फौज को। हुक्मरान सत्ता के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जिसका दांव पड़ा वो दूसरे को जेल में ठूंस देता है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी है जिसे सिर्फ पाकिस्तान में अपनी तानाशाही चलानी है, और अगर कोई आर्मी के रास्ते में आया तो फिर उसे हटाने में देर भी नहीं करती। बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के पास नौबतपुर में आज लगने वाला बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने आज सुबह फिर से नया वीडियो बयान जारी कर कहा है कि आज दरबार नहीं लगेगा, कल सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। बाबा ने लोगों से अपील की है कि लोग घर में रहकर टीवी पर ही कथा सुने। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में कल भारी भीड़ हो गई थी, कई लोग बेहोश हो गए थे। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना के पास नौबतपुर में आज लगने वाला बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार रद्द कर दिया गया है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने आज सुबह फिर से नया वीडियो बयान जारी कर ये कहा है कि आज दरबार नहीं लगेगा, कल सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। बाबा ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घर में रहकर टीवी पर ही कथा सुने। बिहार पटना नौबतपुर परेड पाली मठ में चल रही 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव में अपार समुदाय, लाखों लोगों का, पागलों का हुजूम जुड़ने के कारण आज कथा समय के पहले विराम कर दी गई। कथा अपने समय पर रहेगी, 5 दिन रहेगी, कथा रद्द नहीं हुई है। लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां आसपास के क्षेत्र में बहुत जाम हो गया है, 2.5 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि घर से, टीवी से, मोबाइल से आप कथा देखेंगे, अपने समय पर कथा होगी। तो देखिए, जब जब पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलती है, आदत से मजबूर पाकिस्तान भारत पर उंगली उठाता है। पाकिस्तान में आग क्या लगी, हालात सिविल वॉर जैसे बने। पाकिस्तान को फिर से मोदी फोबिया हो गया है। आखिर कैसे पाकिस्तान की मति भ्रष्ट हो चुकी है, और कैसे आवाम मियां शरीफ और मुनीर की अक्ल ठिकाने लगा रही है, यह भी आपको जरूर जानना चाहिए। अजीब मुल्क है पाकिस्तान, चलना खुद को न आए और लानत घुटनों को। मुल्क खुद के कर्मों से धक्की भट्टी बना और अंगुली जाहिल पाकिस्तान हिंदुस्तान पर उठा रहा है। पाकिस्तान की मति ऐसी भ्रष्ट हुई कि पाकिस्तान में लगी आग के पीछे भी जिन्ना के मुल्क को भारत का हाथ दिखता है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पाकिस्तान ने खुद मारी और बैर हिंदुस्तान से। खैर, जो मुल्क खुद बर्बादी की भट्टी में झुलस चुका हो, उसकी हैसियत ही क्या है भारत के सामने ही खड़े होने की। अब जो गुमान मुनीर एंड ब्रिगेड ने पाल रखा है, उसकी धज्जियां खुद आवाम हकीकत का आईना दिखाकर उड़ा रही हैं। ऑन कैमरा मियां शरीफ और जनरल मुनीर को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में आग मोदी ने नहीं, खुद उन्होंने लगाई है।
इंडिया में जो बेइज्जती हुई है, जो लानतें इन पे डाली गई हैं, वो सबके सामने है। इनकी तो इज्जत ही नहीं है, ना मुल्क में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। इस मुल्क के साथ अब जो भी कुछ हो रहा है इसका वाहिद जिम्मेदार एक आर्मी चीफ, एक ये शहबाज शरीफ और एक राना सनाउल्लाह, और ये पूरी पीडीएम का जो सर्कल है वो इनके सारे इस कियोस्क के रिस्पॉन्सिबल वो हैं। हालात नहीं रहते हैं तो क्या फ्यूचर है फिर? हालात श्रीलंका जैसे हालात हैं और वही होगा जो श्रीलंका में हुआ। लोगों ने मार मार के इनका वो असर करना है जो श्रीलंका की आवाम ने उनके हुक्मरानों के साथ किया। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के पाखंड की धज्जियां आवाम खुद उड़ा रही है। उस प्रोपेगेंडा का सच भी दुनिया को बताया जा रहा है जिसके जरिए आरएसएस और मोदी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। हकीकत क्या है, कितनी कड़वी है, ये भी मियां शरीफ और उनके जनरल कान खोलकर सुन लें, क्योंकि सच्ची गवाही पाकिस्तानी आवाम खुद ब खुद दे रही है। कि जी सारे जो हालात खराब है उनके पीछे इंडिया का हाथ है, या इंडिया वाले जश्न मना रहे हैं जो पाकिस्तान के हालात खराब हुए, तो आप समझते हैं कि इनके पीछे कुछ ऐसी बात है कि बीजेपी या आरएसएस का हाथ हो सकता है इसके पीछे? और जो काम इन्होंने कर दिया ये, और आपको तजाद खुला नहीं लगता है कि क्या इंडिया के जिसे कहते हैं हर चैनल को उठा के देखें, वो उधर जश्न मनाए जा रहे हैं, और ये जिसे कहते हैं कि हाँ भी हमारा पाकिस्तान इस मुश्किल से गुजर रहा है, इन जलील लोगों ने वो काम करके दिखाया। इससे ये साबित होता है ये पाकिस्तानी अवाम, ये पाकिस्तानी कौम की फेवर में बिल्कुल नहीं है। यकीनन पाकिस्तान के सुलगने के पीछे सियासी महत्वाकांक्षा है, शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की जुगलबंदी। अब जब पाकिस्तान जल रहा है और सवाल भारत पर उठ रहे हैं, तब पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जंगल राज है, और जंगल में रहने वाले भारत को बदनाम करके किस मुंह से हिंदुस्तान से मदद मांगेंगे? आप लोगों ने दुनिया में प्रूव कर दिया है कि हम जंगल के लोग हैं, हम गारों में रहने वाले लोग हैं, हमारे साथ बात ना की जाए, हमें तरक्की की जरूरत नहीं है। किस मुंह से दोबारा आप जाके डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े हो? किस मुंह से आप भारत को कहेंगे हमारे साथ रिलेशनशिप ठीक करो? ये सर्कमस्टांसेस के बाद, जब जीएचक्यू भी जल रहा है तो जब आपका कोर कमांडर के घर भी जल रहा है। हालांकि हकीकत इतनी भर नहीं है, दुनिया तो छोड़िए, खुद पाकिस्तानी आवाम मियां शरीफ और मुनीर को मुंह लगाने वाले नहीं। इसका सबूत तब सामने आया जब अदालत से इमरान को 2 हफ्ते की जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद आवाम का जोश हाई था, और वो सच जुबां पर था जिसे पाकिस्तान के वजीर आजम और जनरल दुनिया से छिपा रहे हैं। ऐसे जज होने चाहिए, खुदा की कसम पाकिस्तान में हमारे ऐसे जज होंगे, इंसाफ मिलेगा। इन चोर हुकूमत को पता चल चुका, ये बोल नहीं सकते, मेरे खान के पास बड़ा जिगरा है, ओ डस के बोलते हैं, डरता नहीं है किसी के सामने। ये तो डरते हैं डरपोक है, ये अमेरिका के गुलाम है, ये अमेरिका के डॉलर खाने वाले गुलाम है। आज तू शहबाज शरीफ जरदारी का जूठा खा रहा है और कह रहा था मैं सस्ते कपड़े बेचूंगा। मैं कहूँ कहाँ गए सस्ते कपड़े? सस्ते कपड़े ना बेच और लंदन के फ्लैट बेच, बदबख्त इंसान और झूठे इंसान। अल्लाह की कसम मर जा, तुम्हें तो मरने भी पता नहीं, अल्लाह भी तुम्हें मारेगा भी नहीं, तुम्हें तड़पा के मारेगा। क्यों? कि तुम बेईमान हो, तुम 22 करोड़ आवाम के दुश्मन हो। पाकिस्तान क्यों जला, किसकी बदौलत जला, इसका सच पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अब इतने पर भी पाकिस्तान भारत को बदनाम करे, हिंदुस्तान को आंख दिखाए, तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान की हुकूमतें दिमाग से पैदल ही नहीं बल्कि जाहिल भी हैं, क्योंकि खुद के हाथों मुल्क को आग लगाकर इल्जाम की मिट्टी पाकिस्तान भारत पर फेंक रहा है, और ऐसा तो सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।